चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल। मतलब वर्किंग कैपिटल की हमें नीड कितनी होनी चाहिए। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, और एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों है। ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने बात किया था कि एक ऑप्टिमम क्वांटिटी होनी चाहिए, जो आपका एस्टिमेट होना चाहिए, जो अमाउंट होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का ऑप्टिमम होना चाहिए, न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, एक्सेस होना भी और डेफिसिट होना भी। तो ऑप्टिमम आपने जब एस्टिमेट किया कि कितना हमारा वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, तो कई सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि हम उन चीजों को, उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम कैलकुलेशन करते हैं कि कितना हमारा अमाउंट होना चाहिए वर्किंग कैपिटल का। इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स कह लो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग। ठीक है, वर्ल्ड कप नहीं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, या फिर हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके, जो आपका एस्टिमेट है, जिसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कितना हमारा वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, उसके हिसाब से किन किन फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। पहला फैक्टर, ठीक है, बिजनेस का नेचर किस तरह है। तो बिजनेस का नेचर का हम बात करें तो वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, या फिर सर्विस में है, सर्विस सेक्टर में है, उसका काम करने का नेचर क्या है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या फिर ट्रेडिंग फर्म है, वैरायटी ऑफ काइंड्स हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के। तो उस हर एक बिजनेस के अकॉर्डिंग आपका जो फंड का रिक्वायरमेंट होगा वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ट्रेडिंग फर्म है या फिर बैंकिंग है या फिर फाइनेंशियल कंसर्न है, वहां पे आपके लार्ज इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसमें इन्वेंट्री में, ठीक है, कैश बैलेंस। और आपका लो इन्वेस्टमेंट होता है आपका फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, चाहे आपका ट्रेडिंग हो, बैंकिंग हो, या फिर इंश्योरेंस हो, या फिर फाइनेंशियल कंसर्न हो, ऐसे में लार्ज इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेंट्री में जाता है। दूसरी तरफ आपका जो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न है, उसमें फिक्स्ड एसेट में आपका इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा जाता है, पब्लिक यूटिलिटी। इसके अलावा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को ले लें तो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में भी आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो करेंट एसेट में, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में करेंट एसेट और एज वेल एज आपका फिक्स्ड एसेट है, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो प्लांट अपना इस्टेब्लिश किए हैं, उसमें आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा लगता है। तो अगर हम इन सबको कंपेयर करें, ठीक है, तो ट्रेडिंग हो या फिर आपका पब्लिक यूटिलिटी हो, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर ऑयल एक्सट्रैक्टिंग फर्म हो, तो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं होता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा होता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल में आपका रिक्वायरमेंट उतना ज्यादा नहीं होता है। दूसरी तरफ आप कंस्ट्रक्शन फर्म ले लीजिए, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती है, कंस्ट्रक्शन वाले बिजनेस में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंस्ट्रक्शन जैसे बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा, यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है कि बिजनेस का नेचर जिस तरह से होगा उसी के हिसाब से आपका खर्चा यहाँ पे आने वाला है, और उसी के हिसाब से फिर आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। दूसरा पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एंड टाइम लैग। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एंड टाइम लैग। लैग का मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन इन प्रोडक्शन एंड सेल, इन प्रोडक्शन एंड सेल। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल हमने पढ़ा। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल या फिर आपका ऑपरेटिंग साइकिल, इसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग कैपिटल डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल जितना ज्यादा होगा, ऑपरेटिंग साइकिल में हम क्या देखते हैं कि कैश का कन्वर्जन, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, फिर फाइनल गुड्स में जब कन्वर्जन होगा, फिर सेल होगा, और फिर कैश में कन्वर्जन होगा। तो यही हम बात कर रहे हैं
कि आपका प्रोडक्शन हुआ और प्रोडक्शन से लेके सेल तक जो आपका प्रोसेस चल रहा है वो प्रोसेस कितना लंबा है। अगर ये प्रोसेस ऑपरेटिंग साइकिल आपका अगर लंबा है, लॉन्ग है, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी आपको ज्यादा होगी। और ये अगर ऑपरेटिंग साइकिल जितना शॉर्ट ड्यूरेशन का है उतने ही कम आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेंथ पे डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरिंग साइड। टाइम लैग क्या है कि आपका प्रोडक्शन कब हुआ और सेल कब हो रहा है। अगर प्रोडक्शन हुआ और इंस्टेंटली सेल हो गया, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसलिए हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल मतलब मैन्युफैक्चर करने में आपका कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। और टाइम लैग इन प्रोडक्शन एंड सेल, अगर प्रोडक्शन हो गया और उसके बाद ये सेल के लिए जा रहा, अगर इसमें ज्यादा टाइम लैग नहीं है, इसमें भी अगर ज्यादा गैप नहीं है, तो उस केस में भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कम होंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तुरंत आपको कैश में अमाउंट मिल जा रहा है, तो वहां पे आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। दूसरी तरफ अगर आपने इन्वेंट्री का मेंटेनेंस किया है, ठीक है, तो टाइम गैप की हम बात करें, इंटरवल बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल की, तो अगर फिनिश्ड गुड स्टॉक इन्वेंट्री अगर आपका ज्यादा है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन किया और स्टॉक को होल्ड करके आपको ज्यादा टाइम तक रखना पड़ रहा है, टिल द टाइम ये सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि कुछ टाइम तक आपकी डिमांड ना हो रहा हो। अगर डिमांड नहीं होगी तो आपके कैश ये जो इन्वेंट्री होंगे, इन्वेंट्री का स्टॉक आपके पास पड़ा रहेगा, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, तो इस चीज को ध्यान रखें। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। सेल्स वॉल्यूम, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, सेल्स वॉल्यूम और टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। सेल्स वॉल्यूम एंड टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल। नहीं, डेमो नहीं ले रहा था मैं, उनको बस ऐसे गाइड करने के लिए गया था। जैसे उनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है ना, तो अभी प्री बोर्ड का टाइम चल रहा है, फिर फाइनल बोर्ड का एग्जाम होगा, तो उससे रिलेटेड और उनको करियर से रिलेटेड, ट्वेल्थ के बाद उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, सीयूटी, यूजी, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज, सीए, आईसीडब्ल्यू, या फिर आपका एफआरबी है, सीएमए है, तमाम तरह के प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तुम लोग को भी मुझे बताना है किसी दिन। हाँ, मैं हमेशा भूल जा रहा हूँ। हाँ, ठीक है, संडे को ही कर लेंगे। तो एक दिन डिस्कस करेंगे तुम लोग के साथ भी कि बीकॉम के बाद अभी तुम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ कहाँ पे तुम अप्लाई करो, प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर करें, या फिर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड से हम यूजी के बाद पीजी करें, बीकॉम के बाद एमकॉम करें, या फिर सीए, सीएस, या फिर सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तमाम तरह के। इसके बाद आपके पास CIMA प्रोफेशनल ग्लोबल कोर्सेज हैं, FRE फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का कोर्स है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो वन बाय वन करके वो सारे ऑप्शन को हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि किसमें तुम लोग का, देखो ओवरऑल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरफ तुम लोग का इंटरेस्ट होगा वही कोर्स को फॉलो करेंगे। जबरदस्ती का हम ट्रेंड को देखते हुए, या फिर जो मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है या फिर ट्रेंड ऐसा कर रहा है, वो चीज को फॉलो करते हुए हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, जिस चीज में मेरा मन लग रहा है, वही चीज को हम फॉलो करें, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं और आपको उस टाइम का फिर एहसास भी नहीं होगा। बाकी जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो आप 2 घंटे में, 1 घंटे में, आधे घंटे में भी बोर हो जाएंगे। तो क्या क्या ऑप्शंस है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी टॉपिक थोड़ा सा छिड़ गया है, तो CUT PG वाला हम बात कर लेते हैं। अभी CUT PG का बैच अभी हमारा स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इन्फॉर्म कर देना, ताकि क्या करें, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है। पहली बात, जो CUT PG का सिलेबस है वो वास्ट है। ऑलरेडी मैं नवंबर में ही स्टार्ट करना चाह रहा था, नवंबर खत्म हो गया, तो 1 महीना और हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो फिर भी हम कवर करेंगे। जो सिलेबस है ऑलमोस्ट, अगर डेली बेसिस पे आज से भी चलाया जाए तो कम से कम 5 महीने, ठीक है, कम से कम। अदरवाइज 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक का आपका पूरा सिलेबस है, कोर्स है CUT PG का, ठीक है, PG कॉमर्स में। तो वो कोर्स है, क्योंकि आपके उसमें कंप्रिहेंशन है, इंग्लिश है, GS है, और आपके डोमेन के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो डोमेन के सब्जेक्ट भी आपने यूजी में जितना पढ़ रखा है वो भी है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट
जो आपके यूजी में, आपके सिलेबस में आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो सारे चीजें भी हमें कवर करना है। और कुछ बेसिक चीजें भी हैं जो क्लास 11th और 12th से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें भी, तो उसको हम रिवाइज करेंगे फटाफट से। तो बता देना कि किस किस को पीजी वाले में इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से टाइमिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो टाइमिंग का है। तो टाइमिंग तो अभी तुम लोग का ये वाले क्लास के बाद हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हम तो फिर कॉलेज चले जाएंगे। कॉलेज के बाद का जो टाइमिंग है, यानी 2 बजे के बाद का कोई भी टाइम रख देना, ठीक है, रात को 9 बजे भी रखोगे तो चलेगा, पढ़ा देंगे हम। नहीं, रिवीजन क्लास नहीं है, बैकअप क्लास है, तो उसको रिवीजन क्लास कंसिडर कर सकते हो, अगर रिवाइज करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? क्वांटिटी, ठीक है। तो सेल्स का जितना ज्यादा क्वांटिटी होगी, जितनी ज्यादा मात्रा में आप सेल कर रहे होंगे, तो क्या लगता है वर्किंग कैपिटल हमें ज्यादा चाहिए होगा कि कम चाहिए होगा? ज्यादा वाले कितने लोग हैं? चलो ठीक है, इसके बाद हम टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर का मतलब कि कितने स्पीड से आपका सेल्स हो रहा है, ठीक है। तो अब बताओ, टर्नओवर अगर आपका बहुत ज्यादा है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी कि कम होगी? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। सेल्स वॉल्यूम का मतलब हो गया कि आपकी कितनी क्वांटिटी सेल हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट के टर्म में इसको मेजर कर लो। टर्न ओवर का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब हाउ फ्रिक्वेंटली, हाउ फ्रिक्वेंटली या कितने तेजी से आपका सेल हो रहा है। तो क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ध्यान से सुन लो, उल्टा सीधा नहीं लिख दोगे तुम लोग। क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी, सेल्स का आपका वॉल्यूम ज्यादा है, वर्किंग कैपिटल कितने लोग बोल रहे हैं ज्यादा होगी? हाथ उठाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच। गलत है, ठीक है। इसको ऐसे समझो, सेल्स वॉल्यूम अगर हम 1 लाख यूनिट सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास कैश का कन्वर्जन ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब कैश का कन्वर्जन ज्यादा होगा, हाँ, डिमांड होगा, सेल करेंगे, ठीक है। तो वही तो हम वही बात कर रहे हैं कि अगर सेल्स वॉल्यूम डिमांड है तभी हमारा सेल्स वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो जब सेल्स वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कन्वर्जन हमारा कैश में ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमारा वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी कम होगी, सेल ज्यादा है, क्वांटिटी हम ज्यादा सेल करें। तो यहाँ पे अपोजिट है, ठीक इसी तरह टर्नओवर ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल सपोज कर लो इन्वेंट्री है, ठीक है। इन्वेंट्री का आपका सेल हर हफ्ते या फिर डेली बेसिस पे आप जो सेल कर रहे हैं, सेल्स का वॉल्यूम भी ज्यादा है और बहुत फ्रिक्वेंटली आप सेल भी कर रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ वॉल्यूम तो ज्यादा हुआ, 1 लाख यूनिट का सेल किया, लेकिन एक महीने में एक बार किया और इसके बाद अगले महीने का हम वेट कर रहे हैं, तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। तो यानी जब टर्नओवर भी आपका बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है, तो उस केस में भी आप तुरंत कैश में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो more the sales volume, less will be the requirement of working capital. More will be the, yeah, higher will be the turnover of working capital. Lower will be the requirement of working capital. ये अपोजिट रिलेशन है, ये याद रखना। अगला फैक्टर क्या है? क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, क्या होता है बताओ श्रेया? क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है? हाँ, उधार देने की नीति। आप कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे आप उधार दे रहे हैं, ठीक है, और आपको भी किस टर्म्स एंड कंडीशन पे उधार मिल रहा है। तो उधार देने की नीति है, किस टर्म्स पे आपको उधार मिल रहा है, उधार पे आपको सामान मिल रहा है, या फिर किस टर्म्स पे आप अपने कस्टमर को उधार दे रहे हैं। ये पॉलिसी आपके फर्म में या फिर बिजनेस में किस तरह से आपने अप्लाई किया है, उस पे ऊपर आपका डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल। यानी अगर लिबरल है, आप बहुत ज्यादा उधार दे रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए ऐसे कनेक्ट कर लो, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स और उसका कन्वर्जन इनटू कैश, ये सारी चीजें हमारे क्या है, वर्किंग कैपिटल के ही पार्ट हैं। तो अगर आपके पास इन्वेंट्री पड़ा है तो इन्वेंट्री को आप सेल करेंगे और तुरंत चाहेंगे कि उससे हमें कैश वापस मिल जाए, बात समझ में आ रही है? अब आपने इन्वेंट्री बना दिया बहुत ज्यादा और सेल नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपका स्टॉक ऐसे ही पड़ा हुआ है, खराब हो जाएगा, ठीक है। अब ये जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उतना ही कम हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि कैश में कन्वर्ट होगा, कैश को हम फिर से क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल में हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन
तुरंत ये साइकिल है ना, तो कन्वर्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड, सेल, कैश, कैश से फिर रॉ मटेरियल परचेज किया, ये साइकिल चलता रहेगा। क्रेडिट पॉलिसी में वही चीज, अगर आपने उधार पे ज्यादा दे दिया और आपकी वॉल्यूम तो है, सेल्स आपका हो रहा है, टर्नओवर भी आपका अच्छा है, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी उधार पे, तो जब आप जितना आप ज्यादा उधार देंगे तो अगले वाले सेल के लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए ना, तो प्रोडक्शन तो करेंगे, तो उस प्रोडक्शन के लिए फिर आपको कैश की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यानी लिबरल पॉलिसी होगी, जब आप जितना ज्यादा उधार देंगे वर्किंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। और स्ट्रिंजेंट पॉलिसी होगी, आप उधार उतना ज्यादा नहीं दे रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी कम होगी। तो इसमें दोनों चीजें देखनी है, ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी में कि आपको किस टर्म्स एंड कंडीशन पे उधार मिल रहा है। अगर वो लिबरल पॉलिसी है, आपको भी अगर उधार पे मिल रहा है, तो वहां पे भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। समझ में आ रहा है? अगर मुझे भी उधार पे चीजें मिल जा रही हैं तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट मुझे कम होगी, लेकिन अगर मैं ज्यादा से ज्यादा उधार पे दे रहा हूँ तो फिर भी मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। प्रोडक्शन पॉलिसी, प्रोडक्शन पॉलिसी क्या होती है कि प्रोडक्शन का मेथड क्या है, ठीक है, आपने पॉलिसी मैन वर्सेज मशीन, मैन वर्सेज मशीन। अगर मैनुअल वर्क है तो मैनुअल वर्क में आपका वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, लेकिन एक बार आपने मशीन स्टेब्लिश कर दिया, फिक्स इन्वेस्टमेंट कर दिया, और उस टाइम पे जो आपने ऑटोमेशन कर दिया, तो वहां पे ऑटोमेशन की वजह से हो सकता है कि मशीन अपने आप काम कर रही है, कोई एक या दो लेबर हमने रख दिया और सारा काम मशीन से हो रहा है, ऑटोमेशन में हमने कर दिया है, तो ऑटोमेशन है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन वहीं अगर मैनुअल वर्क है, प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है, ऑटोमेशन वर्सेज या फिर मैन वर्सेज मशीन का हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया। तो जहाँ पे मैनुअल वर्क होगा, जहाँ पे आपके ज्यादा से ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे वर्किंग कैपिटल आपका ज्यादा जाएगा। लेकिन एक बार आपने इनिशियली में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर लिया, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपने मशीन पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो वहां पे आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपके ज्यादा लगेंगे, लेकिन उसके वजह से ऑपरेशनल एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। सीजनल फ्लक्चुएशन, हाँ, प्रोडक्शन पॉलिसी, प्रोडक्शन का आपके पास प्रोसीजर क्या है, प्रोडक्शन का प्रोसीजर, आप कैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तरीका, हाँ नीति हो गया। तो वो यहाँ पे अब नीति में आप यही डिसाइड करेंगे ना कि प्रोडक्शन का आपका तरीका क्या है, मैनुअली आप प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर मशीन से प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर आपके प्रोसेस का और कोई अदर मेथड है, तो उसमें कितना एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो अगर आपने जो प्रोसीजर प्लान बनाया है उसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, अब इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया मैन वर्सेज मशीन। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय रख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल यहाँ पे 10 15 20 लोग काम कर रहे हैं, और एग्जाम्पल रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले लो, वेंडिंग मशीन आती है, वेंडिंग मशीन में आपने क्या किया, पैसा डाला, तुम्हारे वहां पे किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, वेंडिंग मशीन का एक बार खर्चा आया जो है, ठीक है। एटीएम मशीन लगा दिया, एटीएम मशीन अपने आप काम कर रहा है, उसी चीज को कैशियर दिन रात लगा रहेगा, तो आपको कैशियर, हाँ, तो आपको वहां पे कैशियर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में आपके वेटर होंगे, सर्व करने वाले होंगे, दुनिया भर की चीजें, वही चीज वेंडिंग मशीन से अगर वो वो चीजें जो पॉसिबल है वेंडिंग मशीन के थ्रू, तो वहां पे अब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो यहाँ पर ही वो एक्सपेंसेस, यानी वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे भी, वो नेचर ऑफ बिजनेस से भी कंसीडर कर सकते हैं। तो वहां पे आप देखिए कि कहाँ आपका प्रोडक्शन प्रोसेस मैनुअल है या फिर ऑटोमेशन है। जो चीज ऑटोमेशन हो सकती है, जैसे अभी ऑनलाइन का सिस्टम है, अभी आप दुकान पे जाते हैं, खरीद के लाते हैं, मैन्युफैक्चर अमेजन से ऑर्डर कर दिया, वो सारा सामान आपका आ गया, ठीक है। तो वही चीज कोई भी आप घर बैठे वो प्रोसीजर क्या कर सकता है, एक दुकान लगाए, उसमें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस 10 लोगों को रखेगा, अपना एक वेयर हाउस बना दिया, स्टोर बना दिया, वहीं से अपना सेल कर रहा है ऑनलाइन के माध्यम से, हुआ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम। यही चीज है, ज्यादा हो गया, हाँ। सीजनल फ्लक्चुएशन, अगला क्या है, चलो ये इजी पॉइंट है, सीजनल फ्लक्चुएशन आसानी से बता दोगे क्या होना चाहिए। सीजनल फ्लक्चुएशन का मतलब सीजन के अकॉर्डिंग होगा, तो सीजन के अकॉर्डिंग जब आपका कोई फेस्टिवल आ गया,
अचानक से डिमांड बढ़ गई, या फिर आपका इकोनॉमी बूम पे चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी आपका ग्रो कर रहा है, तो उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल आपका ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। सीजनल फ्लक्चुएशन हो सकता है, हाँ ये वाला डिस्कस हुआ है। चलो अब अगला हम देख लेते हैं। ये वर्किंग कैपिटल में मैंने बताया होगा सीजनल का, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हम स्टेट देख रहे थे ना कितना होना चाहिए, तो कब ये ऊपर नीचे होगा ये मैंने एक्सप्लेन किया था। सीजनल के बाद ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका जो फंड मैनेजर है या फिर फाइनेंशियल मैनेजर है, वो देखेगा कि आप इस काम को करने में कितने एबल हैं, काबिल हैं, सक्षम हैं, एफिशिएंट है। अगर आपने ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मेंटेन किया, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको कम पड़ेगी, और सही तरीके से आप ऑपरेशन को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो बेकार में आपको एक्सेस फंड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। तो इसको भी मैंने इनपुट और आउटपुट के माध्यम से कई बार, ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब आप कितना इनपुट में कितना आउटपुट दे रहे हैं, वेस्टेज को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, वही चीज है, ठीक है। तो आप वेस्टेज को कंट्रोल करें, तो वो अगर वेस्टेज को सही तरीके से वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल आपका कम रिक्वायर्ड होगा। यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली, ठीक है, चाहे कैश का हो, इन्वेंट्री का हो, आप कंटिन्यूस बेसिस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को फॉलो करिए करिए कितना आपका डिमांड है, मार्केट कैसे मूव करने वाली है, उसी के हिसाब से इसको आप कंसीडर करेंगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये पॉइंट भी इजी है, कोरिलेट कर लोगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर कोई बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, ग्रो कर रही है, तो वर्किंग कैपिटल उसको ज्यादा लगेगा। और स्टेबल है या फिर स्टेगनेंट है, स्टेटिक है, यानी उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो उसको वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन जो भी बिजनेस, जितना बड़ा साइज होगा बिजनेस का और जिस तरह से उसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटी होंगी, तो वहां पे आपको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। प्राइस लेवल चेंजेस एंड एडजस्टमेंट, लास्ट पॉइंट, प्राइस लेवल चेंजेस एंड एडजस्टमेंट। प्राइस लेवल से अभिप्राय है कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल के प्राइसेज इंक्रीज हो जाए, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की वजह से जब आपका इनपुट का कॉस्ट बढ़ जाए, तो इनपुट के कॉस्ट के बढ़ने की वजह से जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ेगी। जो चीज आप 1 यूनिट 10 रुपए का लाते थे वो 12 रुपया या 15 रुपया हो जाए, तो अब उतने ही आइटम के लिए आपको पहले से ज्यादा पे करने होंगे, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसमें आपको बढ़ेगी। अब इसमें जब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एट द सेम टाइम ध्यान देना, अगर आपने जो आउटपुट है, जो सेल है, अगर आउटपुट का प्राइस आपने इंक्रीज कर दिया, आउटपुट का प्राइस आपने जब इंक्रीज कर दिया, तो वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट का, हाँ, आप समझिए इसको। प्राइस लेवल, अगर आपने रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, इनपुट का प्राइस बढ़ गया, एट द सेम टाइम आपने आउटपुट का प्राइस नहीं बढ़ाया, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन आउटपुट का भी प्राइस आपने बढ़ा दिया, 2 रुपये से इनपुट बढ़ा, तो 2 रुपये से मैंने आउटपुट का प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस में क्या किया, ऑफसेट कर दिया, मैनेज कर दिया, तब आपका वर्किंग कैपिटल एज इट इज रहेगा, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, प्राइस लेवल चेंज की वजह से रिक्वायरमेंट बढ़ी, लेकिन एडजस्टमेंट, अगर प्राइस आपने उसका इंक्रीज कर दिया, एडजस्ट कर दिया, तो वर्किंग कैपिटल आपका मैनेज हो जाएगा, उतना ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा। तो इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट या फिर प्राइस रिवीजन। प्राइस रिवीजन के बाद आप देखेंगे कि आपके उतने ही वर्किंग कैपिटल में काम हो जाएगा। अगला टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ फॉर कॉस्टिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है, या फिर कौन कौन से मेथड हैं जिसके माध्यम से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये तो फैक्टर्स हमने देख लिए, इन्हीं फैक्टर के बेसिस पे हम ये कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से जो आप कैलकुलेशन अमाउंट, ठीक है, अमाउंट आप निकालेंगे कि हमें कितना फंड चाहिए होगा वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में, जो हमारा बिजनेस एक्टिविटी है उसको ध्यान में रखते हुए, जो हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है उसको कंसीडर करते हुए, ये तमाम बातों को कंसीडर, हमारा सेल्स वॉल्यूम कितना है, टर्नओवर कितना है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, हमारा सेल्स कितना है,
उसके हिसाब से हम एक प्रोजेक्टेड एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं वर्किंग कैपिटल का। ठीक है, तो आज डिस्कस करना है कि कल? चलो ठीक है, कल ही करते हैं।